हुकूमत होने के बावजूद इस तरह की अबरतनाक शिकस्त किसी को हो तो उसके लिए लम्हे बड़ा फिक्रिया है। KPK के अंदर जो असल तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत मुल्क में बढ़ती महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफे, गिरती हुई मईशत में बेहतरी के हवाले से चाहे कितने ही दावे कर ले, गुज़िश्ता हुकूमतों से अपनी कारकर्दगी का चाहे कितना ही मवाजना कर ले, खुद को बेहतर करार दे दे, हुकूमती वज़रा खुद को सही और मुखालफिन को चाहे कितना ही करप्ट, गलत और झूठा कहें, आवाम को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अगर मतलब है तो ना रुकने वाली महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, पेट्रोल जैसी ज़रूरी चीज़ें अगर सस्ती और गरीब की जेब के मुताबिक हों तो वो इसमें ही खुश हो जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत अब तक आवाम को इस हवाले से कोई रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी के एक्शन का रिएक्शन ज़िमनी इंतखाबात में तो मुख्तलिफ वक्तों में आता ही रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाने वाले यानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ मजीद नीचे आ गया है। आवाम को महंगाई के हवाले से हुकूमत से जो शिकायतें थीं वो उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को वोट देकर हुकूमत के सामने रख दी हैं और सूबाई दारुल पेशावर में गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मेयर की सीट पर JUI के उम्मीदवार ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त देकर मेयर का इंतखाब भी जीत लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में पोलिंग के दौरान पेशावर की एक नेबरहुड काउंसिल के कुछ पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई हुई, जिसके बाद वहां पर पोलिंग रोक दी गई थी और अब इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद ही नताइज सामने आएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में यहाँ पर 17 और दूसरे मरहले में 18 अजला शामिल किए गए हैं और KP बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि उसके कई गढ़ में शिकस्त हुई है। बन्नू, कोहाट, जिस इलाके की भी बात करें वहाँ के नताइज कुछ इसी तरह के हैं। KP बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में शिकस्त का एतराफ़ भी हुकूमत के लोगों ने किया है और हुकूमती वज़रा हार का जिम्मेदार महंगाई को ठहरा रहे हैं। क्या कहा है शौकत यूसुफजई साहब ने? जो है बिल्कुल है, लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है, अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के ऊपर कोई एजिलोट का इल्ज़ाम नहीं है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे। शौकत यूसुफजई महंगाई को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क कहते हैं, बार बार ये बात दोहराते हैं और उनकी देखा देखी फिर वफाकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा भी यही गुफ्तगू करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं, आलमी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत सस्ता है। और अब जब इंतखाबात में शिकस्त पर शिकस्त हो रही है तो हुकूमती वज़रा को अब मुल्क में महंगाई भी नज़र आना शुरू। वाकई महंगाई इसकी वजह है या फिर पेशावर वालों ने एक बार फिर अपनी रिवायत को दोहराया और उन्होंने चॉइस चेंज की है, जिस तरह वो अमूमन आम इंतखाबात में करते हुए आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब, हुकूमती वज़रा तो कुछ कह रहे हैं कि PTI का मुकाबला PTI से था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, कुछ महंगाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपोजिशन किस तरह से देख रही है इस नतीजे को, क्या वजह है हुकूमत की हार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी उससे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की थी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है वो किसी तरह रुक जाए, ना हो। उसके लिए वो पहले पेशावर हाई कोर्ट में गए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन चूँकि अदालत अदलिया ने यह फैसला करवाया है और उन्होंने आर्डर पास किए हैं जिसके नतीजे में इलेक्शन इन्हें करवाने पड़े, तो उससे अंदाज़ा हो गया था कि हुकूमत बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है और उनके लिए इलेक्शन जीतना किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। यानी इन्होंने जो आवाम से वादे किए थे कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, हम गुर्बत का खात्मा करेंगे, हम महंगाई को नीचे लेके आएंगे, हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे, हम घर बना के देखें, हम नौकरियां देंगे, हमारी सबसे बेस्ट गवर्नेंस होगी, वो एक वादा जो है पूरा करना तो दरकिनार है, उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठा सके।
आज पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी महंगाई है, कोई आदमी आप चीनी का, आटे का, दवाइयों का, पेट्रोल का स्कैंडल हुए हैं, खरबों रुपया लोगों ने कमाया है जो आज हुकूमत में बैठे हुए। ये इस हालातों में तो इनके वज़रा को मारा गया है फिजिकली, जो कुछ तो कैंपेन के लिए गए ही नहीं है, मेजॉरिटी तो निकले ही नहीं है। लेकिन अगर एक दो अपने हलकों में गए तो जो उनके साथ अवाम ने किया, क्योंकि अवाम गुस्सा है इस वक्त, वो समझ रहे हैं कि इस वक्त वो अपने बच्चों की दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं, उनके बूढ़े वालिदैन के पास पैसे नहीं है कि उनके ले जाएं, गैस की रोज लोड शेडिंग ये कर रहे हैं। इन हालातों में वोट तो दरकिनार है, इनका तो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो फिर लोगों ने अपना गम गुस्से का इजहार किया है। कल तक इनके वज़रा शाम तक कह रहे थे कि हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, हमने खैबर पख्तून को बदल दिया है। इमरान खान साहब तशरीफ लेके गए थे और टास्क देके आए थे कि अगर आपने रिजल्ट अच्छे न साबित किए तो आपके खिलाफ ये एक्शन होगा। हुकूमत होने के बावजूद अगर कोई बल्दियाती इंतखाब में इस तरह की अबरतनाक शिकस्त किसी को हो तो उसके लिए लम्हे बड़ा फिक्रिया है, उन्हें सोचना चाहिए। और ये अवाम की जो लेकिन जावेद अब्बासी साहब सिर्फ हुकूमती जमात को तो नहीं शिकस्त हुई, आप अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत की रिप्लेसमेंट के तौर पे आवाम ने इन जमातों को नहीं मुंतखब किया, बल्कि JUI और एक तरह से ANP का दोबारा रिवाइवल हुआ। ANP जिसकी मकबूलियत बहुत कम हो गई थी, पिछले इलेक्शन में बहुत नाकाम रही थी, तो ये दो जमातें यहाँ बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की यहाँ पर क्यों मकबूलियत नहीं डेवलप हो पा रही? मेरा ख्याल है कि आपकी ये बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। रिजल्ट को जब सामने आए तो देख के कि लोगों की ज़्यादा इस वक्त जो प्रायोरिटी रही है, जो चॉइस रही है, वो मौलाना साहब और ANP की तरफ ज़रूर लोग गए। कुछ ऐसे अजले हैं जहाँ अब इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ उस एरिया में हमारी हमेशा से बड़ी मकबूलियत थी। नज़ारा डिवीज़न या मलाकंड डिवीज़न जहाँ आज अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है, उस इलेक्शन का ना इंतज़ार करेंगे। हमारा जो वोट बैंक ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून का स्पेशली वो इन जगह पे है। लेकिन ये बात है कि हमारे लिए भी सोचने का मुकाम है कि लोगों ने ज़्यादा वोट का जो इस्तेमाल है वो दूसरी तरफ गया। हमें भी ये मौका मिला है कि हम भी ज़रा अपने आप को देखें कि क्या गलतियाँ हमसे हुई हैं ताकि उनको दूर करें। और जावेद अब्बासी साहब, इसमें क्या मौलाना साहब के जो एग्रेसिव उनका एक बयानिया था, बड़ा दो टोक बयानिया 2018 के इंतखाबात के बाद से वो चाहते थे आप लोग असेंबली में ना जाएं, इस हुकूमत को ना बनने दें, फिर उन्होंने पहले आज़ादी मार्च किया, फिर वही चाहते हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, जो आखिरी हद तक जो आखिरी ऑप्शन भी इस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है वो फ़ौरन करना चाहते हैं। तो शायद उनका ये बयानिया खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दिल के ज़्यादा करीब रहा, उनकी सियासत में कहीं कोई यू टर्न्स नहीं आए, वो एक जैसी सियासत करते रहे हुकूमत के खिलाफ एग्रेसिव, ये वजह बनी है उनकी आवाम में इस वक्त मकबूलियत की। एक तो इसमें भी कोई शक नहीं कि मौलाना साहब की जमात इस अजला में ज़्यादा बड़ी है, पॉपुलर है। उस वक्त असम्बली के अंदर भी ये तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी जमात इस वक्त जो है वो JUI है। उनके शायद 18 या 19 MP हैं जो किसी और जमात के नहीं हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है उनकी बड़ी सह है, उनके लोग हैं, और मौलाना साहब की एक अपनी शख्सियत भी है और लोगों ने एतमाद भी किया है। तो लोगों ने उनके मौलाना साहब के साथ जो वाबस्तगी ज़ाहिर की है, ये बड़ी है, खुल के लोग आए उनके लिए। हो सकता है तो बयानिया भी बहुत कामयाब हो गया हो, उनकी वैसे भी प्रेजेंस थी और वो जो बात कर रहे थे शायद लोगों को समझ में आई हो। ये कोई भी बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब की जमात को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। और जावेद अब्बासी, अब इस नतीजे से PDM को कितनी तक़वियत मिलेगी? क्योंकि ये एक बड़ा गैप 3.5 महीने का आ गया था आपकी इस तहरीक में। मार्च में अब आप दोबारा से मार्च और एहतजाजी धरनों का आगाज़ करेंगे। हुकूमत के खिलाफ जब आवाम का ये गम गुस्सा सामने आया तो ये आपकी अपनी तमाम अपोजिशन जमातों के लिए कितनी हौसला अफजा बात है PDM के प्लेटफॉर्म पर? जी, एक तो हमें पता भी था, ये तय भी हो गया है, अब जहाँ भी बल्दियाती इंतखाब होंगे तो वहाँ भी इसी तरह के नतीजे आएंगे कि एक जो PTI की जमात है वो बड़ी अनपॉपुलर हो गई है। उसकी जो अक्सरियत उसे दिलवाई गई थी, उसे अक्सरियत मिली थी, वो आपको अक्सरियत खो चुकी है, वो डिलीवर नहीं कर सकी, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। तो अब इन इलेक्शन के बाद तो पहली बात तो यही है कि उनके लिए खुद भी बड़े सवाल उठते हैं कि क्या अब उनके लिए हुकूमत में रहना जायज़ है, लेकिन वो हुकूमत इस तरह नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये तहरीक जो है वो अपने तौर पर ज़रूर उसका इम्पॉर्टेंट है, उनको ये बड़ा हथियार हाथ में आया है, उनको अवाम की पल्स का भी पता चल गया। उन्हें बड़ी कोशिश करके लोगों को साथ निकालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी जान छुड़ा सके छुड़ानी चाहिए। लेकिन अभी इसका रोड मैप क्या होगा फिर जावेद अब्बासी साहब? ये तो ज़ाहिर है अपोजिशन का हर बड़ी जमात का हर बड़ा रहनुमा ये बात करता है कि इस हुकूमत से जल्द जान छूटनी चाहिए,
लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है और क्या वो उतनी रफ्तार से चल रहा है? हम इस 3.25 साढ़े 3 साल का अरसा गुजर गया, सिर्फ 1.5 साल का अरसा बचा है। वाकई अपोजिशन इस हुकूमत को गिराना भी चाहती है या सिर्फ 1.5 साल गुजारना चाहती है ताकि फिर इलेक्शन हो और फिर इसी तरह के नताइज की तवक्को अपोजिशन जमाते रखती हैं? देखिए, एक तो यह है कि आप आईनी कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या कुत्तों को घर भेजने का कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। आईनी तरीका जो है वो एक ही है कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देके आए। एक तरीका था जो मौलाना साहब भी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि इस्तीफे दे दें और आप बाहर आ जाएं। कुछ जमातों का ख्याल था कि अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं मिलती तो इस्तीफे देना को कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाई इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा तो उसका कोई बड़ा शायद इम्पैक्ट ना पड़ सके। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी चाहिए। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास एक अददी तादाद होनी जरूरी है, या जो जिन लोगों ने सपोर्ट में उनको खड़ा किया हुआ है वो लोग जो है वो अगर उनके साथ से पीछे हटें तो तब भी लाई जा सकती है। उसके लिए तरीकाकार जो है वो पीडीएम अपने मीटिंग में जरूर देखेगी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। जावेद अब्बास साहब, हुकूमत के तो बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट नून लीग से राब्ते में, नून लीग में शामिल होना चाहते हैं, अगले इलेक्शंस के लिए वो आपके टिकट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो उन लोगों को साथ मिलाकर क्यों फिर आप इस ऑप्शन पर सीरियसली गौर नहीं कर रहे हैं? क्या अभी भी ये आपको काबिल अमल तजवीज़ नहीं लगती अदम एतमाद वाली, नो कॉन्फिडेंस की? देखिए, ये जो लोग अगर आना चाह भी रहे हैं तो वो उनके लिए इस स्टेज पे शायद बाहर सामने आकर वोट देना ज़रा मुश्किल लगता है, इसलिए कि उन्हें फिर फौरन अपनी सीट जो है वो खो देनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो पता नहीं इतनी इस हद तक वो आना चाहते हैं या नहीं आते। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तो उनको पता है कि पीटीआई चॉइस नहीं है और बेशुमार लोग हैं जो इधर उधर से आए थे, वो अपना रास्ता बनाएंगे जाने का, लेकिन वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि अभी वो अपनी सीट भी लूज़ नहीं करना चाहते। ये सारी वो चीज़ें जिनके लिए ऑप्शंस हैं, पीडीएम की लीडरशिप इन सारे मामलात को एक दफ़ा फिर रिव्यू करेगी, देखेगी और उसके बाद कोई मुश्तरका फैसला करेगी। और जावेद अब्बास, अब केपी के बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत कितनी बढ़ गई है, खासतौर पर इस रिजल्ट के बाद, जब वहाँ की हुकूमत जब 2013 के बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई गुना ज़्यादा सीटें मिली थी, उसके बाद उन्हें 3 साल बाद ये नाकामी देखनी पड़ी। अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाहिर है सबसे बड़ा मुकाबला नून लीग और पीटीआई का ही होना है। कितने इम्कानात आपके क्लीन स्वीप करने के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के मौजूद हैं? ये जो बाई इलेक्शन आज तक जितने भी हुए, आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून को बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया है और पीटीआई को बड़ा सख्त और अपना शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हमें यकीन है कि बल्दियाती इंतखाब में स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून। शायद ही कि कोई ऐसा तहसील या ज़िला हो जो पीटीआई जीत सकती हो, तो यकीन यही है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून बड़ी सीधे से जीतेगी। सही। तो फिर जावेद अब्बासी साहब, जब ज़ाहिर है अवाम भी आपके साथ हैं, फिर ये वही एक बार फिर वही बात आती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर फिर आप लोग क्यों सीरियसली नहीं सोचते? यही अवाम उन MPAs और MNAs को मुंतखब करती है जो इस वक्त हुकूमत से तंग आ चुकी है, नतीजा भी सबके सामने आ रहा है। फिर वो MNAs और MPAs जो आप लोगों से भी अंदरूनी खाना राब्ते में और फिर खुलकर सामने आते हुए भी डरते हैं, ये फिर इसकी क्या वजूहत है? किस सिस्टम के तहत वो इतने बेबस हैं? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको उसी वक्त एक्सरसाइज किया जाता है जब बहुत ज़्यादा शुरुटी हो। MNAs के लिए दूसरी जमातों के लोग तैयार बाज़ दफ़ा होते हैं, इस जमात के लोग भी तैयार होंगे, लेकिन उनको लिए सामने आकर वोट देने से उनकी सीट जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई जमात के लोग अपनी जमात या पार्लिमानी लीडर की इजाज़त के बगैर प्राइम मिनिस्टर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट देते तो अपनी सीट उन्हें छोड़ना पड़ती है, यानी उस सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक बड़ा इम्तिहान है उस MNAs के लिए कि क्या वो ये ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, ऑप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लिहाजा उस वक्त तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने का फायदा नहीं जब तक आप कुछ श्योर ना हो कि आपको कामयाबी होगी। अगर नाकामी हो तो ये बड़ा सेटबैक होता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अब्बासी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह KP के बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा सामने आया, तो अब आने वाले पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि नून लीग यहाँ पर स्वीप करेगी। जिस तरह वहाँ JUI आगे दिखाई दे रही है, यहाँ नून लीग किसी और जमात को आगे निकलने का मौका नहीं देगी। लेकिन अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में ज़बरदस्त कमबैक किया और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में मुकाबला हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने गढ़ में जब पोजीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है KP में, तो फिर पंजाब में वो किस तरह से मुकाबला करेगी? इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो धामरा साहब, KP के बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे जिस तरह से सामने आए हैं, ये आपके लिए कोई सरप्राइजिंग है या ये उम्मीद थी कि हुकूमत को इसी तरह से हार होगी और मौलाना साहब की जमात में जीत जाएगी? देखें, हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये हुक्मरान जो है वो नालायक हैं, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और सिलेक्टेड हुक्मरानों को आईना जो है वो KP में दिखा दिया गया है। और ये हमारे ऊपर ये तंज किया जाता था कि सिंध में
3 टाइम पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी तो कहा जा रहा था कि जी ये सिंध की एक सिकुड़ी हुई पार्टी है, मगर पंजाब में भी हम जो है वो जो वोट हैं बाई इलेक्शन के वो ये साबित कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद है, वफाक की जमात है। और बड़ी धांधली और मार धाड़ के बावजूद केपी के अंदर जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो बार बार हुकूमत पीटीआई की हुकूमत जो जोर दे रही है, उसका सिर्फ एक ही सबब है कि उन्हें पता है कि अब केपीके के अंदर जो असल तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो जनरल इलेक्शन में ये सिवाय मशीनों के और ये जीत नहीं सकते हैं। और वैसे भी न्याजी फैमिली के अंदर मशीनों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एक मशीन जिसका नाम सिलाई मशीन थी, उसके बिहाफ अमेरिका में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई गई। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सहारे ये जनरल इलेक्शन में आना चाहते हैं और धांधली की अभी से उन्होंने तैयारी की हुई है। तो अब मेरे ख्याल में कौम को ये समझना चाहिए कि जिस हुक्मरान ने इस कौम को महंगाई की सुनामी में डुबो दिया है, जिस कौम को दवाई लेने पे महरूम किया हुआ है, जिस तरह डॉलर की उड़ान पे ये काबू नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह महंगाई के जिन को बोतल में काबू नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल बढ़ चुकी है, तो जाहिर है ये तमाम जाहिर है आवाम ने अपना रिएक्शन तो दे दिया। लेकिन दामोदर साहब, जहां हुकूमत यहाँ नाकाम हुई है वहीं अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी भी नाकाम रही। अभी 30 नवंबर को बिलावल साहब यौम तासीस के मौके पर वहाँ मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ हुजूम मौजूद था, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन उन लोगों को वोट्स में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को यहाँ बहरहाल बड़ी बुरी शिकस्त हुई। आप देखें पहली मरतबा तो हमने बिल्कुल एक अच्छा जलसा किया, उसके नताइज आपको ये इलेक्शन ऑलरेडी एक कैंपेन इलेक्शन चल चुकी थी, बहुत सारी चल चुकी थी, उसके बावजूद हमने वोट जरूर उठाए हैं। और आपको जनरल इलेक्शन में ये पता पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी किस तरह केपी की भी सबसे बड़ी पार्टी करके उभरती है। मगर मसला ये है कि जेयूआई अपोजिशन से ताल्लुक रखती है, नून भी अपोजिशन से ताल्लुक रखती है और आजाद कैंडिडेट भी पीटीआई से कम ताल्लुक नहीं रखते। तो ये वोट पीटीआई के अगेंस्ट तो आया है ना, ये भी खुश आइंदा बात है। नहीं, लेकिन हुकूमत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बहुत सारे आज़ाद वो लोग जीते हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिया, चूंकि टिकट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, वो आज़ाद हैसियत में लड़े और फिर देखें कि वो जीत गए, तो वो जीतने वाले भी हमारे लोग हैं। देखें ये मंतक पीटीआई ने पहली बात तो सच कब बोला है, वो झूठ का सहारा लेते हैं। उन्होंने टिकट नहीं दिया और वो बगावत करके आजाद कैंडिडेट तौर पर खड़े हो गए। तो लोग पीटीआई को वोट देते हैं ना, लोग आजाद कैंडिडेट को वोट क्यों दिया? इट मींस के लोग आपसे नाराज होने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हैं। हमने अलग अलग इलेक्शन लड़ी है, एएनपी का वोट बैंक भी अपनी जगह पर सूबे में मौजूद है। तो आइंदा इलेक्शन में ये सारी चीजें नजर में रखनी चाहिए कि अगर वोट एएनपी को पड़ता है, अगर वोट खुद जेयूआई को पड़ा या वोट हमें भी पड़ा है, नून को भी पड़ा है, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपकी अब आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। और जिस सूबे पे आप अच्छा इलेक्शन कैंपेन की वायलेशन किस तरह हुई, कितने बड़े ऐलानात किए गए, प्राइम मिनिस्टर मना करने के बावजूद सूबे में जाते हैं और प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं। तो ये इलेक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जाके ऐलानात का जो है वो करें, भंडोरा पीटे वहां पर। अब बात यह है कि इन सारे ढंडोरे पीटने की वजह से आपको टॉक शो में पीटीआई नजर आएगी, मगर जिस सूबे पे वो डिपेंड करते थे वहां से एक मैसेज आया है। बाकी सूबे पीटीआई के नहीं है, ना सिंध पीटीआई का है और ना अब इंशाल्लाह आने वाले। दामोदर साहब, ज़ाहिर है इसकी एक बड़ी वजह महंगाई, खुद भी हुकूमत के तमाम वुज़रा वफाकी कैबिनेट के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि महंगाई इसकी एक वजह है और इस पर हम कंट्रोल अगले 3-4 माह में करेंगे और फिर नताइज आने वाले इलेक्शंस में बदल जाएंगे। तो अगर वाकई 3-4 माह और फिर चूंकि उसके बाद आखिरी इलेक्शन का साल शुरू हो जाएगा, ये महंगाई में हुकूमत कुछ कमी करती है, आवाम को थोड़ा रिलीफ देती है, तो ये टेबल टर्न भी हो सकती है। फिर देखिए मेरे ख्याल में महंगाई को कंट्रोल करना इन नायल, नाकाम, झूठे, माफिया और चोर हुक्मरानों के लिए तो नामुमकिन है। दो चीजों पे अगर मैं पीटीआई को आपके प्रोग्राम में ये मशवरा देना चाहता हूं, अगर दो चीजों में इन्होंने कंट्रोल कर दिया तो हो सकता है उनका कोई सर्वाइवल हो। नंबर 1 मुनाफिकत और नंबर 2 झूठ। अगर इन दोनों चीजों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है कि कुछ सर्वाइवल हो जाए। और फिर अब बल्दियाती इंतखाबात के नताइज, फिर वहाँ नून लीग कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। अभी जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे। अब जिस तरह आपने अभी आम ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को थोड़ा टफ टाइम दिया है, पीपल्स पार्टी ने कई हज़ार वोट अपने बढ़ाए हैं, तो वो PP 206 हो या NA 133 हो, तो अब बल्दियाती इलेक्शन के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी कैसे अपनी तैयारियों का आगाज़ कर चुकी है? कैंपेन आपकी शुरू, वो जो बिलावल साहब ने दौरे किए थे वहाँ से आगाज़ हो गया था या अभी करने जाएंगे आप वहाँ पर काम?
देखिए, इन दौरों का असर तो बिल्कुल हमारे वोटों पे पड़ा है। इलेक्शन कैंपेन जिस तरह पीपुल्स पार्टी ने चलाई है, और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पंजाब में तहसील वाइज दौरा करने का इरादा रखते हैं, और यूनियन काउंसिल लेवल से तक हम अपने जो अहदेदार काम कर रहे हैं उनसे भी मिलेंगे चेयरमैन साहब, और जो नाराज होकर घरों में बैठ गए हैं उनसे भी मिलेंगे। दोनों सूरतों में पंजाब में पीटीआई नहीं होगी, अपोजिशन ही होगी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से। लेकिन दाऊद साहब, अपोजिशन हो तो होगी, लेकिन वो फिर नून लीग की सूरत में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, वो अपोजिशन होगी, या फिर कहीं पीपल्स पार्टी मुकाबला करती है हमें दिखाई देगी नून लीग का? पीटीआई नहीं होगी। पीटीआई नहीं होगी, लेकिन नून लीग का मुकाबला पीपल्स पार्टी कर सकेगी पंजाब में? हमारा मुकाबला होगा नून के साथ। अच्छा, और ये कांटेदार मुकाबला होगा, या फिर अब मुकाबले में थोड़ा दरमियान में कोई गैप देख रहे हैं और नून लीग को थोड़ा एज हासिल है? देखिए, वो उनकी अपनी एक पॉलिसी है, उनकी अपनी सियासत है। वो सूबे में बड़े अरसे तक हुक्मरान रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। मगर पीपल्स पार्टी ने इन दोनों जो इलेक्शन जिमनी इलेक्शन गई हैं उसमें ये कम से कम साबित किया है कि पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद है। अगर हमने कैंपेन चलाई तो वो जो हमारा नाराज वोटर है वो अगर उठ खड़ा हुआ तो काफी हलकों में आपको पीपल्स पार्टी जो है वो टफ टाइम भी दे सकती है और सरप्राइज भी दे सकती है। और दाऊद साहब, अगर पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में ईवीएम का भी इस्तेमाल एज पायलट प्रोजेक्ट कोई एक दो जगह पर कर लिया जाता है, तो एक वो भी उसकी भी जो भी कोई कमी खामी खुलकर सामने आ जाएगी, तो अपोजिशन इसको सपोर्ट करेगी कि एक दो हलकों में, एक दो पोलिंग स्टेशंस में ईवीएम को इस्तेमाल कर लिया जाए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर? पायलट प्रोजेक्ट की बात तो हमने शुरू से ही की थी ना, मगर हमारी बात मानी नहीं गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन जो ईवीएम का ये कराएंगे कौन? डेफिनेटली ये इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन को। जो इलेक्शन कराने की एजेंसी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो क्या कह रही है, उसका मौकुफ क्या है? वो तो अपोजिशन की कोई जमात नहीं है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो खुद कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो सकती, उसके बावजूद हुक्मरान बज़िद हैं। जैसे कोई इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे और उसको इलेक्शन करवाना है। तो मैंने कहा कि अब इन हुक्मरानों का एक ही निजात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन की सूरत में आना चाहते हैं। मैंने कहा कि मशीनों पे बड़ा डिपेंड करते हैं, भाई करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे डिपेंड, और एक मुझे एहतराम तो है मगर एक सिलाई मशीन भी पीटीआई का पीछा नहीं छोड़ रही, जिसके ब्याह पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मशीन पे डिपेंड करें हम। आजिज आमरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और कह रहे थे कि आने वाले पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई नहीं होगी, नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन पीटीआई का यहाँ से सफाया हो जाएगा। और इससे पहले जब जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे उन्होंने कहा कि नून लीग ही क्लीन स्वीप करेगी। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की क्या वजूहात हैं, अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके सामने कुछ सवालात रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों हारी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। केपी के बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। JUI वहाँ पर सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है और कई ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाते थे, वहाँ भी JUI ने कामयाबी हासिल की है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफ़र साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये क्या इसकी बुनियादी वजह आप समझते हैं? सुबह से हम मुख्तलिफ वज़रा के बयान तो समझ रहे हैं। कोई कह रहा है PTI का मुकाबला PTI से था इसलिए शिकस्त हुई है, कोई कह रहा है महंगाई वाकई है अपनी जगह पर इसलिए शिकस्त हुई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो कहते हैं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। सारे फेडरल मिनिस्टर्स ये बात हमें बताते हैं कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ता है। फिर ये महंगाई क्यों वजह बनी है आपकी हार की? देखिए, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस थे। लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो सबसे अहम चीज़ होती है मेरी नज़र में, और यही एक्सपीरियंस है अगर आप पास्ट की जो माजी की जो जितनी लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनको देखें, तो सबसे अहम चीज़ होती है कैंडिडेट की सिलेक्शन, कि कैंडिडेट की उस लोकल कम्युनिटी में क्या उसकी रेपुटेशन है और कितने लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा सा हल्का होता है कि उसमें इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज बहुत काउंट करती हैं। सो सबसे पहले तो ज़रूरी वो है। उसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज की,
और कुछ कंट्रीब्यूशन होती है कि उस जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अलायंसेस किस किस्म की बनाई हैं। और तीसरी अहम चीज ये होती है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो सपोर्ट कर रही है अपने कैंडिडेट को, वो उस कैंडिडेट पे उनका कंसेंसस है और वो सारे मिलके सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या उसमें भी किसी किस्म की डिसयूनिटी है, कोई बटाव है, कोई ऐसी बात है कि वो अलग अलग लोगों को कर रहे हैं सपोर्ट। तो इन सारे चीजों फैक्टर्स को देख के हर सीट पे यही एनालिसिस करना पड़ता है। एक जनरल स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, लेकिन यकीनी तौर पे ये तीनों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होंगे। कि बहुत स्मार्ट होमवर्क की जरूरत होती है और इलेक्शन से काफी अरसे पहले इस प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो ये क्या सिलेक्शन गलत हुई पीटीआई से, कैंडिडेट सही सिलेक्ट नहीं कर सके? जी, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप हर जो पॉलिटिकल इलेक्शन है, हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर जब इलेक्शन की आप बात करें तो हर एक को एनालाइज करना पड़ता है। कुछ में सिलेक्शन की फॉल्ट है, कुछ में डिसयूनिटी की फॉल्ट है, कुछ जगह पे दूसरा कैंडिडेट ही बहुत स्ट्रांग है, कुछ जगहों पे यूनाइटेड फ्रंट कोई ऐसा आ गया है जिसके अंदर वो डिफीट हो गई, और कुछ हो सकता है कुछ जरूर ऐसे वोटर्स भी होंगे जो कि किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल इशू के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए हों। लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं ज्यादातर उसकी नेशनल पॉलिटिक्स के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता जितना लोकल पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक होता है, किसने ज्यादा काम किया है, किसका लोगों में ज्यादा मिलना जुलना है वगैरह वगैरह। लेकिन सर एक वो ज़ाहिर जो पार्टी की मकबूलियत होती है वो तो मैटर करती है ना, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन उसका इंतखाबी निशान तो वही होगा जो पार्टी का निशान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान अगर बल्ला है तो इसका मतलब बल्ला पहचान है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब अगर एक पॉपुलर लीडर हैं तो लोग उन्हीं की जमात को वोट देंगे। और 2018 में हमने आम इंतखाबात में देखा भी था, 13 के मुकाबले में कितना बड़ा फ़र्क आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों में। अब इस 3.25 साल में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग मुतमईन नहीं हैं, या महंगाई से बहुत परेशान है, या बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई, या अवामी मसाइल हल नहीं कर पा रही हुकूमत, इसीलिए उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है ना। जी देखिए, इस जो आपका सवाल है या एनालिसिस है, इसको आउटराइट तो मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। यकीनी तौर पे कुछ फैक्टर्स जरूर होंगे, लेकिन बार बार मैं जो एक तरफ निशानदेही कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसको नेशनल इलेक्शन से थोड़ा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है, क्योंकि लोकल बॉडी एक्चुअली एक कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन होता है और ये दुनिया भर में यही निज़ाम है। मैंने अभी मुख्तलिफ लोकल बॉडी के इलेक्शंस को देखा है जो बाहर के मुल्कों में, और उसमें ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कौन सी है या गवर्नमेंट कितनी पॉपुलर है या अनपॉपुलर है। उसमें बहुत सारा जो क्रेडिट जाता है वो लोकल इलेक्शन की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉलिटिशियंस हैं या जो काउंसलर्स हैं जो लड़ने के लिए आए हैं इलेक्शन, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन इलेक्शन में भी कुछ गलतियां हुई होंगी। ये मौलाना साहब की जमात के जीतने की फिर क्या वजह सामने आई? क्योंकि सबसे बड़ी जमात बनकर मौलाना साहब की जमात सामने आई है। खुद वो तो कौमी असम्बली का भी इलेक्शन हार गए थे, लेकिन चलिए लोकल बॉडीज ही सही, लेकिन यहाँ पर वो अपनी साख बचाने में ज़रूर कामयाब हो गए। अब इससे आने वाले दिनों में आने वाले इंतखाबात के लिए भी उन्हें ज़ाहिर एक तक़वियत मिलेगी, वो उसके लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उनकी इतनी ज़्यादा सीटें क्यों आई हैं, इसकी क्या वजह है? जी, वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक एनालिसिस तो ये था इलेक्शंस के बाद कि उनकी किसी किस्म की ग्राउंड रियलिटी जो है उसके साथ उनका लोकल लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रहा, और एक बहुत कम तादाद में उनके खासो खास ही लोग हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी कारकर्दगी इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में कराई। आप ये वैसे एक चीज़ देखिए जो मेरा ख्याल है काबिल गौर है, और वो ये है कि पहली बार बड़े अरसे बाद हम इस हुकूमत को जो क्रेडिट जाता है, बड़े अरसे बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए गए हैं, और ये एक मैनिफेस्टो था हमारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ के तैयारी किसकी कितनी थी, इसको इलेक्शन को कराने का जो एक तरह से मैनिफेस्टो में इलेक्शन में ही जो जनरल इलेक्शन था उसी में कह दिया गया था कि हम कराएंगे, तो वो तो करा दिए हैं, और इसी तरह बाकी एरियाज में भी होंगे। सही जरूरी है हमारी जमहूरियत के लिए। मैं इसको एक तरह से खुशाइन अदालत का ऑर्डर था, अदालत के कहने पर हुआ, वरना हुकूमत तो कहीं राजी नहीं नजर आ रही थी। जी, लेकिन मैनिफेस्टो में था और हमने उसको पूरा अदालत में सपोर्ट किया इस इशू को कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं,
और जो ऑर्डर्स थे अदालत के बिल्कुल दुरुस्त फहमी के ऑर्डर्स इवेंचुअली अदालत के थे, लेकिन उसको अदालत को हमने बिल्कुल उसमें हामी भरी थी कि हमें ज़रूर कराने हैं। बहरहाल लेकिन जो खुशाइन बात है उससे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ और यकीन है कि आप भी उस पर एग्री करेंगे, वो ये है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो जमहूरियत की एक तरह बेस है, उधर से ही उभरते हैं अच्छे लोग और फ्यूचर इलेक्शंस की जो जनरल प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, लोग फाइनली वहां से ही एक नर्सरी तैयार होती है। और लोकल बॉडीज ऐसी चीज है जो कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। जो लोग हैं उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, मसलन सीवरेज के प्रॉब्लम्स हो गए, गंदी नालियों के हो गए, सड़कों के हो गए, मुख्तलिफ बिजली के बिल्स के हो गए, ये सारे जो मामला है, स्कूल अच्छा है कि नहीं है, अस्पताल की क्या कंडीशन है, जो गार्डन्स हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं, उनकी कौन हिफाजत कर रहा है, कौन देखभाल कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये अब वो लोकल बॉडीज वाले लोग ही एक तरह से लोगों को फराहम करेंगे। अपोजिशन ने बड़ा टफ टाइम दिया हुकूमत को, लेकिन इस वक्त सिर्फ अपोजिशन ही हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रही, बल्कि आपकी जमात के साबिक रहनुमा, पुराने साथी, वो भी इस वक्त बड़ा टफ टाइम आपको दे रहे हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब के खिलाफ हुकूमत ने अदालत जाने का ऐलान किया है, लेकिन वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। कल बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में वो मौजूद थे, क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा एक जुमला मैं आपको सुनवा दूं पहले, फिर इस पर आपसे सवाल करता हूँ, सुनवाइए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो उसूल ये है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है, जो इस्तिगासा होता है, उसको अपनी बातें साबित करनी होती हैं, तो लिहाजा इनको वहाँ पर ये साबित करना होगा। पहले तो ये कहेंगे कि जो भी मैंने कहा है वो गलत है और उसको ये रद्द करते हैं, फिर उसके बाद ये कहेंगे कि हकीकत ये है कि वहाँ के अखराजात ये थे, फिर ये कहेंगे कि हकीकत ये कि इस नौयत से मैं उन अखराजात को बियर किया करता था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ बुनियादी तौर के ऊपर उनके ऊपर होगा, प्रोसिक्यूशन पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और जहाँ तक के एक्यूज का ताल्लुक है उसे कुछ साबित नहीं करना होता, सिवाय इसके कि उसे ये एस्टेब्लिश करना होता है कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड ए शेडो ऑफ डाउट एस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है। तो बैरिस्टर साहब, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब कह रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अब आपके ऊपर है, वो यानी आप हुकूमत पर, इमरान खान साहब पर है, उनको साबित करना पड़ेगा कि जस्टिस साहब की बातें गलत थीं। तो ये अब इस पर हुकूमत, क्या लगता है आपको, कुछ मुश्किल का शिकार हो सकती है? जी, जस्टिस वजीउद्दीन साहब की बहुत इज्जत है मेरी नज़र में, बहुत अच्छे और काबिल जज थे और उनके वालिद साहब भी। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल केस में, अगर ये क्रिमिनल केस हो तो क्रिमिनल केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन ये केस दरअसल क्रिमिनल केस नहीं होगा। अच्छा। ये है डेफेमेशन का केस। डेफेमेशन का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ अगर किसी की इज्जत या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो एक सिविल केस फाइल कर सकते हैं। और सिविल केस में जो कानून है हमारा डेफेमेशन एक्ट, वो ये कहता है कि जिसने भी बात की किसी की रेपुटेशन के खिलाफ, वो उसको साबित करना है कि जो उसने बोला वो सच है। अच्छा। लेकिन वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत हम इस केस को अदालत लेके जाएंगे, जो उन्होंने जब ऐलान किया था हुकूमत की जानिब से अदालत जाने का। जी, वो तो जो मैंने कहा कि ये जो केस बनता है मेरी नजर में वो क्रिमिनल केस नहीं बनता। अच्छा। मेरी नजर में अगर बनता भी है तो खैर बहरहाल अगर वो फाइल होता है तो फिर उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का अलग बात है। लेकिन जो केस असल में बनता है वो है डेफेमेशन का केस, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, मसलन आप अगर कोई बात कहते हैं किसी के बारे में और कहते हैं कि ये चोर है, तो फिर वो दूसरा जिसके खिलाफ आपने कहा कि ये चोर है, वो आपके खिलाफ केस करेगा और कहेगा साबित करो कि मैं चोर हूं। अगर आपने मुझे साबित नहीं किया कि मैं चोर हूं तो फिर आपने मेरी एक तरह से रेपुटेशन खराब की है और आपको हर्जाना देना है। सही। तो ये डिपेंड करता है कि केस क्या है। वजीउद्दीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्रिमिनल केस के मुतालिक उनकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन मेरी नज़र में ये क्रिमिनल केस है ही नहीं, या अगर है भी तो मेन केस जो है वो सिविल केस है। क्रिमिनल केस तो अपनी जगह चलता है। और दूसरी बात एक और मैं वाजे करता जाऊं आपके प्रोग्राम में कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है केस फाइल करना, गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक नहीं होता। जब डेफेमेशन के केसेस की बात करें तो ये एक पर्सनल
मामला होता है और ये एक और बैरिस्टर साहब बिल्कुल जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब भी कल यही फरमा रहे थे कि खान साहब को आकर इस पर अपना पर्सनल मौक़िफ़ देना चाहिए था। जब एक गवर्नमेंट का केस नहीं है तो फिर शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब किस कैपेसिटी में आकर इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं? वो उनके ज़ाती तर्जुमान तो नहीं है, वो तो हुकूमत के तर्जुमान है। नहीं, वो ज़ाती तौर पे तो मैं भी डिफेंड कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूँ तो लीगल प्रोसीडिंग्स आप या खुद करें या किसी अटर्नी के थ्रू करें, यही कानून है। लेकिन यकीनी तौर पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा किसी के खिलाफ तो जो लोग हैं वो फिर उसके जब एक बार पब्लिक डोमेन में इल्ज़ाम लगा तो फिर पब्लिक डोमेन में आके लोग उस पर बहस कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या मिनिस्टर्स ना हों, पार्टी के वो अहदेदार हों या वो वैसे ही इंडिविजुअल शख्स कोई ताल्लुक भी ना हो पार्टी से, तब भी वो आके कह सकते हैं कि दुरुस्त नहीं। और ये ऐसा मामला है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि जहांगीर तरीन साहब ने शायद सपोर्ट किया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने जब एक बार कह दिया आके, हालांकि उनकी एक तरह से मुखालफत है PTI के साथ इस वक्त, लेकिन उन्होंने आके कहा कि मैं सच बोलना चाहता हूँ और मैं सच ये है कि मैंने किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं की। तो फिर जस्टिस साहब ने कहा है कि जब जहांगीर तरीन साहब अदालत में PTI नहीं पेश करेगी, वो इतने अकलमंद जरूर होंगे कि अदालत नहीं आएंगे क्योंकि वो इस सिलसिले में मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना नहीं कर पाए। तो ये ट्वीट की हद तक तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये अदालत नहीं जाएंगे इस मामले पर ये बात करने जहांगीर तरीन साहब। जी देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जाता है या कौन बुलाया जाता है या किसको, क्योंकि प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप कोई गवाह बुलाना चाहें रेलेवेंट तो आप अदालत के जरिए भी बुलाया जा सकता है उस गवाह को। लेकिन बहरहाल ये प्रोसीजर्स की बातें हैं कि क्या होता है अगर केस फाइल होता है तो क्या होगा। मैं इस सारे मामलों को इतना नोटिस या जितने नेशनल इश्यूज चल रहे हैं, मैं इस इशू को इतना कोई अहमियत नहीं देता। ये एक स्टेटमेंट दी वजीउद्दीन साहब ने, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने, वो स्टेटमेंट डिनाई हो गई जो करनी थी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ के बारे में था, उन्होंने डिनाई कर दी। अब आई थिंक मामला मेरी नज़र में उस डिनाइल के बाद मजीद उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि लोग उस पर डिबेट करें। लेकिन अगर केस फाइल हुआ तो केस की फिर ये नौयत होगी कि सिविल नेचर का केस होगा और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसी के ऊपर है जिसने इल्ज़ाम लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब ये मामला जब अदालत में जाएगा तो फिर देखते हैं कि किसको फतह हासिल होती है और किसको शिकस्त होती है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो OIC की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का कल एक बड़ा अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ और ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया को कितना मजबूत पैगाम गया है, इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी अरब की तजवीज़ और पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के रुकन ममालिक की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी मौजूद थे। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसमें शिरकत की। इस इजलास में OIC के कुल 57 रुकन ममालिक में से 20 के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए, जबकि 10 के नायब वज़रा या वज़राए मुमलिकत अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करते नजर आए, जो कि पाकिस्तान की बहरहाल बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, आलमी मालियाती इदारों, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों, इसके अलावा जापान, जर्मनी और दीगर कई नॉन OIC ममालिक के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया था। इजलास अफगानिस्तान में अफरा तफरी और ख़राब होती माशी सूरत हाल के हवाले से बुलाया गया था और OIC की जानिब से अफगानिस्तान की माली मदद के लिए फ़ंड का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदाद का ऐलान भी किया गया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से इमरान खान ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि अमरीका और मगरिब को तालिबान हुकूमत और 4 करोड़ अफगान शहरियों को अलग नज़र से देखना होगा।
इस वक्त अफगानिस्तान में माशी और इंसानी बहरान है और अफगान अवाम को मदद की अशद ज़रूरत है। इस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी थे जो कि जिनके वज़राए खारजा पड़ोसी मुल्क भारत में मौजूद थे, उनके वफूद ने ज़रूर यहाँ पर शिरकत की। इसकी क्या वजह है और कितनी कामयाब रही ये कॉन्फ्रेंस और इसके अब क्या नताइज सामने आएंगे? बहुत शुक्रिया आसिम इफ्तिखार साहब। सबसे पहले तो इस एक नुकाती एजेंडे पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। कितनी कामयाबी से दुनिया ने इसको देखा और इसके बाद अफगानिस्तान में क्या क्या बेहतरी हो सकती है? आसिम इफ्तिखार साहब देखें, मेरे ख्याल में जो कुछ आपने खुद ही फरमाया एज इंट्रोडक्शन, उसमें आपने इसको हाईलाइट कर दिया है, इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस को और इसका बैकग्राउंड क्या था, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है जिसका सामना है अफगान अवाम को, और इसके जो नताइज हैं, जो आउटकम हैं, जिसके अंदर निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड का क़याम है। और मैं बताता चलूँ कि और भी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो उसमें एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया है। फिर उसके अंदर ये बात की गई है कि किस तरह अफगानिस्तान की एक्सेस बढ़ाई जाए बाकायदा बैंकिंग चैनल्स के लिए, और किस तरह जो लिक्विडिटी का जो एक क्राइसिस है उसको किस तरह एड्रेस किया जाए। और फिर साथ ही साथ OIC ने अपना एक स्पेशल एनवॉय भी नामजद कर दिया है अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए। तो फिर साथ आप देखें उसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जो सैंक्शन या पाबंदियां जो पुरानी चलती आ रही वो रुकावट नहीं बननी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा मुख्तसरन कि पाकिस्तान ने ये जो इजलास की जो मेज़बानी की, अब इसको आप इस तरह देखें कि ये सिर्फ एक OIC और इस्लामी ममालिक का इजलास तक महदूद नहीं रहा। हमने इसको एज ए वाइडर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पेश किया और इसके अंदर P5 ममालिक, इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा और उनकी एजेंसीज, दूसरे ममालिक, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, PCO और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। और आसिम, जितने ऑर्गेनाइजेशंस और जितने मुल्कों की आप नाम ले रहे हैं, OIC से हट के जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस या मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई एश्योरेंस दी है आपको कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई प्रैक्टिकली वो कोई मदद करने के लिए तैयार हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपने उनके खिताब भी सुने होंगे जो इनॉग्रल सेशन में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के सरबराह का जो खिताब था बिल्कुल वाज़ेह था। और फिर जो अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के मार्टिन ग्रिफिथ, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के बिहाफ पे खिताब किया, उन्होंने तो बिल्कुल 100% वो बात की जो पाकिस्तान और जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सराहा, उसको एक टाइमली इनिशिएटिव करार दिया और उन्होंने कहा कि जो इसके मकासद हैं इसको पूरा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी मदद और शराकत शामिल होगी। तो मेरा ख्याल में एक ब्रॉडर कंसेंसस इस कॉन्फ्रेंस से उभर कर सामने आया है और उसका मकसद भी यही था कि जो इंसानी बहरान है अफगानिस्तान में उसको एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। ये अब अमेरिका को कैसे कन्विंस किया जाएगा? ये जो फंड्स डी फ्रीज करवाने हैं, दोहा मुज़ाकरात में भी ये नज़रसानी करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद हो नहीं सका है। अगर वो फंड्स डी फ्रीज होते हैं तो आधा मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा। इसके ऊपर बातचीत शुरू है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस में भी इसके ऊपर बात हुई। जो इसकी रेजोल्यूशन है उसके अंदर भी बाकायदा लैंग्वेज मौजूद है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह उसमें कह रहे हैं कि the sanctions should not impede delivery of humanitarian aid। और फिर साथ ही वो ये कह रहे हैं कि the conference asks for exploring realistic pathways towards unfreezing Afghanistan's financial assets। तो बड़ी क्लियर एक मैसेज इसमें मौजूद है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, जो आप खुद अमेरिका के अंदर एक बहस शुरू हो गई है और आपने वो देखा है कि जो 14 साबिक अमरीकी सफीर और जर्नैलों ने जो खत लिखा है
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें वो इस बात की तरफ तवज्जो उन्होंने दिलाई है कि अफगानिस्तान की जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है इसको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, और उसमें जो उनको जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको किस तरह वो कह रहे हैं कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और उसकी इजाज़त देने की ज़रूरत है। इसी तरह अभी 2 दिन पहले 39 अमरीकी कांग्रेस के अरकान जिनका ताल्लुक दोनों पार्टियों से है, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनको मुश्तरका खत लिखा है, और उस खत में भी बाकायदा फोकस यही है कि इस वक्त अफगान अवाम को शदीद बहरान का सामना है, इंसानी बहरान, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और अगर और आसिम साहब एंड अफगानिस्तान के इशू पर एंड जिस दिन यहाँ पाकिस्तान में जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो पड़ोसी मुल्क भारत में उसी वक्त सेंट्रल एशिया डायलॉग के नाम से एक इजलास चल रहा था और उसमें 5 OIC मेंबरान के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे। उस इजलास का क्या मकसद है कि भारत ने पाकिस्तान को ये जवाबी ये एक प्रोग्राम किया है या कोई और इसके अंदर आपको कोई मतलब कोई मकसद नज़र आ रहा है, कोई और प्लानिंग कर रहा है इस वक्त भारत अफगानिस्तान को लेकर? देखें इतनी तो उनके अंदर मेरा ख्याल में इतनी वो नहीं है। अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखें तो भारत जो है तकरीबन एक आइसोलेशन की सिचुएशन का सामना कर रहा है, और वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो रेलेवेंस है अफगानिस्तान में, वो रेलेवेंस भी उसकी नेगेटिव रेलेवेंस रही है पिछले सालों में। वह अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ गर्दी भी की है उन्होंने, और बिल्कुल एक नेगेटिव रोल, एक स्पॉइलर का रोल उन्होंने अदा किया है। ये जो आप जो कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये कुछ दूसरी या तीसरी उसकी ये कॉन्फ्रेंस थी, और ये एक रूटीन की कॉन्फ्रेंस थी जो कि शायद 19 तारीख को ही उसकी डेट थी। मैं आपको ये बताता चलूँ क्योंकि जो हमारी जो ये जो 19 तारीख की OIC का गैर मामूली इजलास है, इसको तो हमने अनाउंस ही अभी चंद 2 हफ्ते पहले किया। सही। और पूरी दुनिया में बहुत सारे प्री प्लान, प्री शेड्यूल्ड इवेंट चल रहे होते हैं। आज़म साहब, उसमें बहुत सारे क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, आखिर में अगर ब्रीफली आप बता सकें कि जिस तरह का ये कल एक नुकाती एजेंडे पर ये कल अफगानिस्तान के मसले पर ये पूरा काउंसिल का इजलास हुआ है, क्या कश्मीर के इशू पर भी पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहा है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो और इसी तरह पाकिस्तान होस्ट करे? मैंने आपका सवाल नहीं सुना क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे शायद। मैं ये आपको बता रहा था कि कई ममालिक उनके अपनी प्रायर कमिटमेंट हैं, उसके बावजूद ये जो 5 ममालिक हैं जो जिनके साथ हमारा करीबी राब्ता रहा है पिछले हफ्तों में, उन तमाम के जो नायब वजीर खारजा थे वो मौजूद थे, बल्कि उज़्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और फिर जो तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा खास तौर पर 18 तारीख को पाकिस्तान आए, उनकी वजीर खारजा से मुलाकात हुई और फिर वो गए और फिर वापसी पे आज दोबारा पाकिस्तान में थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम इफ्तिखार साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा हमारे, और कल होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।